Hello everyone, this is the continuation of the chapter water chapter, and the next topic is the tide. So here we are reading about that the tide, water tides is little bit different from the waves. So tide, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. So what it is mentioned? It is mentioned that it happens in a regular way and also happens twice in a day. सो जब महासागरीय जल नियमित रूप से दिन में 2 बार उठता और गिरता है तो इसे हम टाइड कहते हैं. इट इज़ हाई टाइड when water covers much of the shore by rising to the highest level. तो हाई टाइड की क्या स्थिति है, हाई टाइड कब उत्पन्न होता है? तो हाई टाइड की उस स्थिति में या महासागर में हाई टाइड जब उत्पन्न होता है तो वाटर का जो ये लेवल होता है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर उठकर ये गिरता है और जिसके कारण ये तटीय क्षेत्र का या महासागरीय तट का बहुत बड़ा भूभाग को यह कवर कर देता है अपने जल से या उसे डुबा देता है. तो इसे हम कहते हैं हाई टाइड. सो हाई टाइड when water covers much of the shore by rising to the highest level. तो ये टाइड का जो लेवल होता है ये सबसे उच्चतम होता है, अर्थात जल सबसे अपने उच्चतम स्थिति तक ऊपर उठती और नीचे गिरती है, जिसके कारण तटों का समुद्री तट का एक बहुत बड़ा भाग जल से डूब जाता है या उसे कवर कर लेता है, जिसे कि हाई टाइड बोलते हैं. व्हाट अबाउट द लो टाइड? It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. और इसके जस्ट अपोजिट है लो टाइड. लो टाइड के स्थिति में वाटर की ऊंचाई जो होती है वह बहुत ही कम होती है और इवन यह तटों से पीछे की ओर चली जाती है. तो इस स्थिति को लो टाइड कहते हैं. Now here we will read about that the spring tide and the neap tide. So the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide. So how the tide emerges? Tide कैसे उत्पन्न होती है? टाइड के उत्पन्न होने का कारण है सन, मून और अर्थ का मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति. सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह टाइड उत्पन्न होती है. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज high tide. So here it is mentioned the water when the earth's water closer to the moon, जब पृथ्वी का जल मून के बहुत नज़दीक आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की जल को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण हाई टाइड की स्थिति उत्पन्न होती है या हाई टाइड उत्पन्न होता है. सो बिफोर वी रेड अबाउट दैट द व्हाट इज़ द हाई टाइड. हाई टाइड के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा कि हाई टाइड क्या है. तो जब वाटर के महासागरीय जल का लेवल हाईएस्ट लेवल तक चला जाता है और तटों को कवर कर देता है तो इसे हाई टाइड कहते हैं. बट हियर वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट द हाउ इट इमर्जेज. कैसे यह हाई टाइड कैसे उत्पन्न होता है? तो हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण हाई टाइड उत्पन्न होता है. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. तो ये हाई टाइड मोस्टली अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में ही उत्पन्न होती है और इसके उत्पन्न होने का कारण है कि अमावस्या या पूर्णिमा, जिसे हम फुल मून डे या here it is mentioned full moon and new moon.
जिसे फुल मून या न्यू मून कहते हैं, इन दिनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सिध में होती है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। सन, मून एंड अर्थ इट इज़ इन सेम लाइन, यह एक सेम लाइन में है, और जिसके कारण और इन दिनों में ही पूर्णिमा या अमावस्या के दिनों में जब ये इन तीनों की स्थिति एक सिध में होती है तब हाई टाइड उत्पन्न होती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं एक फुल मून डे है और एक हाफ मून और एक न्यू मून डे है। तो फुल मून डे और न्यू मून डे में तीनों चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधे लाइन में होते हैं, और जिसके कारण हाई टाइड उत्पन्न होता है। बट व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द gravitational pull of sun and earth resulting in low tides। लेकिन जब चंद्रमा अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तब सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति विपरीत दिशा में काम करती है, जिसके कारण लो टाइड की स्थिति उत्पन्न होती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड, और इसे हम नीप टाइड कहते हैं। हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन, देयर इज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। हाई टाइड जो होता है इट इज़ हेल्पफुल इन मेनी वेज, यह बहुत सारे कारणों से हेल्पफुल होता है। यह नेविगेशन में हेल्पफुल है। देयर इज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स, सो हाई टाइड के स्थिति में वाटर लेवल जो है वो सोर के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, जिसके कारण दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, और परिणाम स्वरूप शिप को हार्बर तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। द हाई टाइड आल्सो हेल्प्स इन फिशिंग, और हाई टाइड फिशिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। इस स्थिति में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फिश और फिश बहुत सारी मात्रा में शोर के नज़दीक आ जाते हैं। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, जिसके कारण मछुआरों को बहुत ही सहायता होती है मछलियों को पकड़ने में। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस, और महासागरीय जलों का ऊपर उठना या गिरना जो होता है यह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल इस कारण से भी होता है क्योंकि इन स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या प्रोड्यूस करने में, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यह हेल्पफुल होता है। सो हियर high tides are very helpful in many ways. The first way it is helpful to navigation. The second plentiful fishes can come नियर ऑफ द सोर्स। बहुत सारे फिशेज जो होते हैं शोर के नज़दीक होते हैं, तो इट इज़ ईजी टू गेट कैच द फिशेज, तो फिशेज के पकड़ना आसान होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और पानी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी यह हेल्पफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओशन करेंट्स। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. So in the another sentence we can say that the ocean when the currents flow into the certain direction is called the ocean currents। जब महासागरीय जल की धारा एक निश्चित दिशा में बहती है तो इसे हम ओशन करेंट्स या महासागरीय जलधारा भी कहते हैं। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, तो ओशन करेंट्स जो होता है वो ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवार्ड्स द पोल्स, और सामान्यतः
गर्म जलधारा जो होती हैं वो इक्वेटर से उत्पन्न होती हैं और पोल्स की ओर मूव करती हैं, जबकि वेयरएज द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाईएस्ट लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। और इसके विपरीत जो ठंडी जलधारा होती हैं वो पोलर एरिया या हाईएस्ट लैटिट्यूड से उत्पन्न होकर लोअर लैटिट्यूड की ओर या इक्वेटर की ओर बढ़ती हैं। द लैब्राडोर ओशन करेंट इज कोल्ड करेंट वाइल द गल्फ ओशन करेंट इज अ वार्म करेंट। तो यहाँ एक ठंडी और गर्म जलधारा के बारे में दिया गया है। लैब्राडोर ओशन करेंट जो है यह कोल्ड करेंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करेंट है। द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। और ओशन करेंट के कारण किसी भी एरिया को जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो प्रभावित होता है। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। गर्म जलधारा उस एरिया का टेम्परेचर को गर्म करती है या बढ़ाती है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। और जिस जगह पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वह जगह फिशिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सीज अराउंड जापान, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ दोनों मिलती हैं उसका एक एग्जाम्पल दिया है। समुद्र जो कि जापान के नीचे, जापान के आसपास जो समुद्र है, एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट जहाँ की ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं। और यहाँ ये जो एरिया होती हैं ये प्लेंटीफुल फिशेस के कैचेस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं। The areas where a warm and cold current meets also experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो जहाँ भी कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलती है वहाँ की एक और विशेषता है कि वह एरिया जो होता है बहुत धुंधला हो जाता है कुहासे के कारण, मॉइस्चर के कारण, और जिसके कारण नेविगेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो यहाँ इस मैप में हम देख सकते हैं, हियर इट इज़ मेंशन अबाउट दैट द ब्लू एरो इट represent the cold current and the warm current represented by the red arrow. So here in this picture we can see that the warm ocean current it emerge from the equator, यह इक्वेटर की तरफ से उत्पन्न होती है, and it goes through the poles, और ये लोअर लैटिट्यूड से जाती है हायर लैटिट्यूड की ओर, यह पोल्स की तरफ बढ़ रही है, हम देख सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पोल्स की तरफ से, और जो ये कोल्ड ओशन करंट है वो पोल से उत्पन्न होती है, पोल से निकलती है, और पोल से ये हायर लैटिट्यूड से उत्पन्न होकर ये यहाँ हम देखते हैं कि ये लोअर लैटिट्यूड की ओर बढ़ी चली जा रही हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू नो अबाउट दैट द कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट इट इमर्ज फ्रॉम द पोल्स टू द लैटिट्यूड, ये पोल से यह हाईएस्ट लैटिट्यूड से उत्पन्न होती है और जाती है लोएस्ट लैटिट्यूड या इक्वेटर की तरफ, जबकि वार्म ओशन करंट इट एमर्ज फ्रॉम द इक्वेटर एंड गोज थ्रू द पोल्स, यह इक्वेटर से उत्पन्न होती है और पोल्स की तरफ जाती हैं। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. Thanks for watching my videos.